जय हिंद दोस्तों। बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है, जहां हमारा एक ही लक्ष्य है, सफलता आपकी और जीत हमारी। दोस्तों, हम पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज प्लस पीवाईक्यू सीरीज चला रहे थे, जिसमें हमने 6 क्लास ले चुके हैं। आज की जो हमारी क्लास है, 7वीं क्लास है, जो कि मूल अधिकार से संबंधित है। मूल्य इस क्लास में मूल अधिकार से संबंधित जो एमसीक्यू है, आर्टिकल 23 से लेकर 35 तक देखेंगे। इसमें हम, जैसा कि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों देखेंगे। इससे आपका हर एक एंगल कवर हो जाएगा। ये जो हमारी क्लास चल रही है, आपके हर एग्जाम के लिए बेनिफिट होगी अगर आप लेते हैं तो, क्योंकि इसमें हम यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक सभी लेवल के क्वेश्चन इसमें शामिल है। और इसके बाद में अगर कुछ छूट जाता है तो वो हमारी थ्योरी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, हम बिना देरी किए हुए इसकी शुरुआत करते हैं। अगर आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है तो आप पहले वो क्लास देखिए, उसके बाद ही आपको समझ आएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारी पिछली क्लास से कनेक्ट रहता है। ट्रिक बनाते हैं हम, तो कुछ जो पिछली क्लास हो चुकी है उससे बनाते हैं। ठीक है, तो हम बिना देरी किए अब आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? धार्मिक स्वतंत्रता से, शोषण के विरुद्ध अधिकार से, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार से, या फिर संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। देखो, जो धार्मिक स्वतंत्रता है हमारी कहाँ से कहाँ तक है? तो धार्मिक स्वतंत्रता हमारी 25 से लेकर 28 तक है। अगर हम शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो ये हमारे 23 और 24 में है। अगर सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार की बात करें तो हमारा आर्टिकल 29 और 30 में है। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करें तो ये हमारा 32 में है। ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया है कि अनुच्छेद 23 मुख्य रूप से किससे संबंधित हो? ये हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि अनुच्छेद 23 जो हमारा कहता है कि इसमें बलाश्रम, बेगार, इनकी मनाही है। ठीक है। अब बलाश्रम क्या होता है, बेगार क्या होता है? तो देखो, पहले हम बेगार देखते हैं। बेगार में ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति से काम करवा लिया और उसके बदले में उसका वेतन नहीं दिया जाता, वेतन नहीं देते, या फिर काम के बदले उनका वेतन नहीं देता है, पैसे नहीं देता। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा बेगार में आ जाएगा। इसके अलावा एक चीज और है इसमें, कौन सा? दुर्व्यापार। मतलब बच्चों का या महिलाओं का या फिर पुरुषों का दुर्व्यापार में बेच देना। ठीक है। बेकार या बलाश्रम एक ही चीज होती है, बेकार या बलाश्रम जिसमें वेतन नहीं दिया जाता, और दुर्व्यापार है मतलब बेच देना। आर्टिकल 24 हमारा क्या कहता है? आर्टिकल 24 कहता है जो 14 वर्ष के बच्चे हैं, उससे कम आयु के बच्चे, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसमें मनाही है? बाल श्रम। बाल श्रम के अंतर्गत सभी नहीं आते। बाल मतलब जिनकी मनाही है बाल श्रम में आते तो बहुत कुछ है, लेकिन जिनकी मनाही है वो सभी बाल श्रम में नहीं आते। बाल श्रम में कौन कौन सी चीजें जो आर्टिकल 24 के अंतर्गत जिसकी मनाही है? पहला आएगा हमारा कारखानों या खानों में काम करने के लिए, कारखानों या खान में काम करने के लिए। और दूसरा मेन आएगा जो जोखिमपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, उसके लिए। तो ये दो, या फिर कोई सा ऐसा काम जिससे कि जो बच्चे हैं उनकी मानसिकता, या खासकर तो मानसिकता ही प्रभावित होती है, या फिर जिनका जिससे उसका विकास नहीं हो पाता, या फिर शारीरिक या कोई सा भी विकास नहीं हो पाता, उससे आर्टिकल 24 के अंतर्गत रखा गया, उसकी मनाही करता है आर्टिकल 24। ठीक है। 23 में क्या है? मानव श्रम मतलब बालाश्रम या बेगार की मनाही है, और दुर्व्यापार की मनाही है। उसके बाद में आर्टिकल 24 कहता है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल श्रम प्रतिषेध या प्रतिबंध है, जिसमें कारखानों या खानों में काम करना, जोखिमपूर्ण क्षेत्र में काम करना, ये सारा इसके अंतर्गत शामिल होता है। ठीक है। अगला हमारा, बेकार का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? अभी हमने देखा बिना पारिश्रमिक के कराया गया जबरन काम। मतलब बिना परिश्रम, देखो परिश्रम होता है तो काम करना,
लेकिन उनका वेतन नहीं देना, पारिश्रमिक मतलब वेतन नहीं देना, उसके बिना कराया गया काम, जबरदस्ती काम मतलब जबरन श्रम, इसको क्या बोलेंगे, बेकार बोलेंगे। ठीक है। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल 24 के अंतर्गत निषिद्ध है? तो अभी हमने देखा था कितने वर्ष से आयु के बच्चे, 12 नहीं है, 14, 15 या 16। तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में नियोजित करना, इसके विरुद्ध यह निषिद्ध है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार का निषेध करता है, बिल्कुल सही है, अभी हमने देखा था। अनुच्छेद 23 बेकार का निषेध करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, देखा था। अनुच्छेद 24 सभी प्रकार के बाल श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि ये सभी प्रकार के बाल श्रम पर प्रतिबंध नहीं लगाता, ये सिर्फ कारखानों, खानों या फिर जोखिमपूर्ण क्षेत्र में काम करने से प्रतिबंध लगाता है। तो कौन सा सही होगा हमारा, एक और दो सही है, तो मतलब क्या है, एक और दो, केवल एक और दो सही है। ठीक है। अब आते हैं हम हमारे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या है, पीपुल्स या फिर पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघवाद मुख्य रूप से किस संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या से संबंधित है? देखो, आर्टिकल जो हमारा 32 है वो किससे संबंधित है, संवैधानिक उपचार। ठीक है, हम बार बार ऐसा पढ़ेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएगी। 23 अभी हमने देखा था, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है। आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार। ठीक है। तो देखो, जो पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट से बना भारत संघ है, यह इस मामले में उच्च जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, उसने अनुच्छेद 23 मतलब आर्टिकल 23 को व्यापक और व्यापक कराया, फिर इसकी व्याख्या की थी। इसमें क्या कहा गया था कि इसमें इन्होंने कहा था, न्यायालय ने, कि किसी भी व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करवाना, या फिर उससे इच्छा के विरुद्ध काम करवाया जाता है, या फिर जो न्यूनतम, लिख देते हैं यहाँ पर, इच्छा के विरुद्ध काम, और जो न्यूनतम मजदूरी है उससे कम देना, उससे मजदूरी से कम वेतन देना। ठीक है। तो ये जो परिस्थिति है, इसके विरुद्ध हम आर्टिकल 13 सॉरी आर्टिकल 23 इसको निषिद्ध करता है या फिर मनाही करता है। ठीक है। तो भुगतान किया जाता है, तो ऐसी परिस्थितियों में अनुच्छेद 23 में निहित बलात् श्रम के दायरे में आ सकता है, मतलब ये दोनों चीज करवाएंगे तो ये आर्टिकल 23 के अंतर्गत क्या, बलात् श्रम के अंतर्गत आएगा। तो डेमोक्रेटिक राइट से बनाम भारत संघ किससे संबंधित है, हमारा आर्टिकल 23 से संबंधित है। ठीक है। आते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पे। हाँ दोस्तों, हमारी एमपी पुलिस की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आपको 70 टेस्ट मिलेंगे, 60 टेस्ट आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज, और 10 टेस्ट मिलेंगे आपको एफएलटी में। ठीक है। 60 टेस्ट में से 25 टेस्ट आपको मैथ्स के मिलेंगे जो कि टॉपिक वाइज रहेंगे, और 25 टेस्ट आपको मिलेंगे रीजनिंग के, ये भी आपके टॉपिक वाइज ही रहेंगे। 10 टेस्ट आपको मिलेंगे जो हमारा जीएस वाला पोर्शन है, जीएस साइंस वाला पोर्शन है, उससे संबंधित रहेंगे। ठीक है। तो इसे ज्वाइन करने के लिए आप हमारा गूगल प्ले या फिर प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करें, बिंदास लर्निंग। ये इस या फिर इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्टिकल 25 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त है? तो अभी हमने क्या देखा था, केवल धार्मिक पूजा की स्वतंत्रता, केवल धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, तथा धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो देखो, इसका जो हमारा सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा हमारा ख वाला, अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने की स्वतंत्रता, उसका आचरण करने की और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता। अब देखो, अंतःकरण की स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है, जो हमारे मन में आ रहा है, हमारे मन में आ रहा है उसके अनुसार काम करना, सीधी मतलब नॉर्मल भाषा में बात की जाए तो जो हमारे मन के अनुसार काम करना।
ठीक है, मतलब इसमें ऐसी सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं शामिल है जिसमें कोई व्यक्ति ईश्वर के साथ अपना संबंध स्थापित करता है, मतलब ईश्वर के साथ अपना जो जैसा भी संबंध स्थापित करना चाहे अपने मन के अकॉर्डिंग। देखो, धर्म से संबंधित तो आप धर्म से जोड़ के रखिएगा इसको। अभी हमने देखा था 25 से 28 किससे आर्टिकल, ये जो आर्टिकल संबंधित है धर्म से संबंधित है। तो जो ईश्वर के जो भी है, ईश्वर के प्रति अपने मन में अपने भाव रखना, जो भी रखना, मन के अनुसार अपना काम करना ईश्वर को ध्यान में रखते हुए, तो वो क्या किसके अंतर्गत आएगा? हमारी अंतःकरण की स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगा। धर्म को मानने, किसी भी कोई भी व्यक्ति अपने विचार, अभिव्यक्ति या फिर विश्वासों को सबके सामने प्रकट करना, या किसी प्रकट करना, इसे ही धर्म को मानना बोलते हैं। ठीक है, व्यक्ति के अंदर जो भी है विचार है, उसके जो विश्वास है उसको सबके सामने बिना किसी डर के घोषित करना, वो क्या बोल रहा है? धर्म को मानना इसका आएगा। मतलब इसमें धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। आचरण करने का मतलब होता है कि धर्म में जो परंपराएं हैं, ठीक है, परंपराएं, नियम, नीति, उनके अनुसार काम करना। ठीक है, धर्म को मानने में क्या है, यहाँ लिख देते हैं हम, विचार और विश्वास को खुलकर बोलना। ठीक है, या प्रचार करने में भी देखो, प्रचार करने का मतलब क्या है? बोलना या फिर इसको प्रकट करना। प्रचार करने में क्या है कि अपने धर्म का वो प्रचार कर सकता है, जैसे हम करते हैं सभी, अभी जैसे हमने करा था। इसमें कैसा हो जाएगा? दूसरे व्यक्तियों के समक्ष अपने धर्म को अच्छे तरीके से और बढ़ाई के बढ़ाई के साथ पेश करना, अच्छे तरीके से। जैसे बोलते हैं ना कि हमारा धर्म ऐसा है, इसमें ये चीजें हैं, आप हमें ऐसा ज्वाइन कर लीजिए, तो इससे प्रभावित होकर अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो वो कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है प्रचार करना। ठीक है, ये चीजें तो हो गई 25 में, लेकिन ये तीन चीजों की मनाही करता है, मतलब इस पर युक्ति युक्त निर्बंधन है। कौन कौन से हैं? लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और मौलिक अधिकार। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने धर्म को इस कदर मान रहा है कि वो जो है अन्य धर्म को नुकसान पहुंचा रहा है, या फिर ऐसा ऐसी कोई व्यवस्था बना रहा है जैसे धार्मिक पूजा के नाम पर बलि प्रथा, मानव बलि प्रथा। ठीक है, ऐसी चीजें इसके अंतर्गत नहीं आती। या फिर प्रचार करने में ऐसा नहीं कि अगर स्वेच्छा से कोई धर्म अपनाता है तो ठीक है, लेकिन उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्या, इस पर युक्त युक्त निर्बंधन लगाए गए हैं ऐसे। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। धर्म की स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये भारतीय नागरिकों के साथ साथ जो विदेशी व्यक्ति है उनको भी प्राप्त है। ठीक है, तो हमने क्या देखा था? भारतीय नागरिकों को मतलब जो नागरिक है उन्हें कौन कौन से अधिकार प्राप्त है? 15, 16, 19, 29, 30। तो ये जो अधिकार है पांच, वो सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है। अगला हमारा अनुच्छेद 25, यह केवल अल्पसंख्यक को प्राप्त है। यह गलत है। यह अनुच्छेद 25 की स्वतंत्रता सभी व्यक्ति को प्राप्त है, तो यह बिल्कुल सही है। धार्मिक संस्थाओं को प्राप्त है, तो यह गलत है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता देता है? तो देखो, आर्टिकल जो हमारा 25 है, आर्टिकल 25 का अभी हमने देखा था, अंतकरण की स्वतंत्रता, प्लस धर्म को मानना, आचरण करना और प्रचार करना। ये किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 25 के अंतर्गत आता है। अगर हम आर्टिकल 28 की बात करें तो आर्टिकल 28 में क्या है? कुछ शिक्षा संस्थानों को
ठीक है। कुछ शिक्षा संस्थाओं को, तो फिर कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या फिर धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, होने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 हमें क्या कहता है, मतलब किसी विशिष्ट धर्म में, विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति, मतलब प्रचार प्रसार या फिर बताने में, अभिव्यक्ति के लिए कर देना, कर करनी, करों के समुदाय में, मतलब कर देने की स्वतंत्रता, सीधे याद कर लो, कर देने की स्वतंत्रता। कर से मतलब यहाँ शुल्क है, ठीक है। और जो आर्टिकल 26 है हमारा, उसमें लिखा है कि अपने धार्मिक मामलों को प्रबंध करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो कैसे, आर्टिकल 25 तो हम देख चुके, तो आर्टिकल 26 में क्या आता है कि इसके अंतर्गत अपने धर्म की संस्थाओं की स्थापना करना, ठीक है। आर्टिकल 26 में क्या, स्थापना करना हो जाएगा। धार्मिक कार्यों का प्रबंध, धार्मिक जो कार्य है, कार्यों का प्रबंध करना। उसके बाद में संपत्ति अर्जन का अधिकार, ठीक है। और इसके अलावा ये जो संपत्ति अर्जन की है, इसका विधि के अनुसार प्रशासन प्रशासन करने का अधिकार, विधि के अनुसार प्रशासन का अधिकार, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 26। अगर हम आर्टिकल 27 की बात करें तो इसमें कर देने की मनाही है। देखो, किसी भी व्यक्ति को विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए कर देने के लिए मनाही है, लेकिन कर की जगह शुल्क दिया जा सकता है। कर और शुल्क में अंतर होता है। देखो, ये कैसे, जैसे अगर कोई विशिष्ट धर्म का व्यक्ति या फिर किसी विशिष्ट संस्था, जैसे कोई सा भी है जो हिंदू धर्म के लिए काम कर रहा है, तो हिंदू व्यक्ति या फिर कोई भी, उसमें सरकार उसका पेमेंट दे सकती है, ठीक है। ये होता है हिंदू धर्म। जैसे हिंदू धर्म का कोई काम है, एक ये हिंदू धर्म की संस्था काम कर रही है और एक छोटा हिंदू धर्म का काम है, हम उदाहरण लेते हैं, या फिर किसी भी धर्म का। तो ये जो है, इसमें कुछ कमी आ रही है, तो जो सरकार है या फिर राज्य है, इस हिंदू धर्म की जो संस्था है उसमें इसे देने के लिए बोल सकती है कुछ कर। आर्टिकल 28 क्या कहता है हमारा, इस अनुच्छेद में कुछ प्रावधान है, जैसे कि ये उन शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं जो राज्य के द्वारा पोषित है, उनमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई धार्मिक संस्थान है जिसमें कि शिक्षा देना अनिवार्य है, वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है अनिवार्य में, ठीक है। और उसके बाद में किसी को भी बच्चे को, मतलब अगर बच्चा नाबालिग है तो उसके माता पिता से पूछ कर ही शिक्षा दी जाएगी धर्म की, ठीक है। तो आर्टिकल 28 ये कहता है हमारा। उसके बाद में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। राज्य द्वारा किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि या पोषण के लिए कर देने के लिए बाध्य न किए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो अभी हमने देखा था 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, 26 में प्रबंधन का, 27 में कर देने, कर ना देने के लिए, और 28 में धार्मिक संस्था से संबंधित है, ठीक है। देखो, किसी राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित जो शिक्षण संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ सभी परिस्थिति में, केवल बहुसंख्यक धर्म की शिक्षा में। तो इसका आंसर होगा हमारा नहीं, क्योंकि राज्य के द्वारा जो पूर्ण पोषित शिक्षण संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, लेकिन कोई सा ऐसा संस्थान जिसमें धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है, ठीक है, वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, ठीक है। ये हमारा आर्टिकल कौन सा बोलता है, 28 बोलता है। उसके बाद में दोस्तों हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज चल रही है, जो कि 2027 को टारगेट कर रही है।
इसमें आपको टोटल 55 टेस्ट मिलेंगे। 30 टेस्ट आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज, 10 टेस्ट मिलेंगे आपको यूनिट वाइज, और 15 मिलेगी आपको FLT। इसमें जो हमने क्या रखा है, पूरे MPPSC पैटर्न पर आधारित रखी है। उसके बाद में पूरे सिलेबस का कवर किया गया है इसमें। ठीक है, इसकी प्राइस होने वाली मात्र 39 रुपीज़। आगे आते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पे। ये अभी हमने देख लिया। सही मिलान करना है तो आर्टिकल 25 किससे संबंधित है? धार्मिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 कर से संबंधित है। आर्टिकल जो 28 है धार्मिक शिक्षा से संबंधित है। और जो आर्टिकल 26 है वो किससे? धार्मिक संप्रदायों के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन से सही है आप मुझे बताइए। केवल एक दो, दो तीन, एक दो चार, या फिर एक दो तीन चार? तो इसमें जो चारों ऑप्शन है बिल्कुल सही है। हम जब से पढ़ते ही आ रहे हैं, आर्टिकल हम बार बार देख चुके हैं, तो एक दो तीन चार चारों सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब आता है हमारा आर्टिकल 29 में विशिष्ट भाषा लिपि संस्कृति के संरक्षण का अधिकार किसे प्राप्त है? ठीक है, तो अभी हमने देखा है किसे प्राप्त है। पहला तो हम याद करेंगे 15, 16, 19, 29, 30। ये जो 5 अधिकार है वो नागरिकों को अधिकार है, तो इसमें क्या नागरिकों को प्राप्त होंगे। तो धार्मिक अल्पसंख्यकों को है क्या? नहीं है। भाषाई अल्पसंख्यक नहीं है। ये केवल नागरिकों को है। नागरिकों के किसी वर्ग को जिसको अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसको ये अधिकार प्राप्त है। ठीक है, देखो आर्टिकल 29 और 30 किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, 29 और 30 संस्कृति संबंधी शिक्षा अधिकार। ठीक है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 में आता है। आर्टिकल जो 29 है, आर्टिकल जो 29 है वो क्या बोलता है कि अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, और आर्टिकल 30 क्या बोलता है कि इसमें शिक्षा संस्थानों की स्थापना होगी और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक का अधिकार। अल्पसंख्यक का अधिकार। तो ये हमारा 29-30 कहता है कि 29-30 हमारा किससे? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक के हितों को संरक्षण देता है, तथा जो आर्टिकल 30 है वो शिक्षा संस्थानों की स्थापना की बात करता है। आर्टिकल अगर हम 29 की बात की जाए, ठीक है, तो आर्टिकल जो 29 है हमारा, यहाँ देख लेते हैं, ये दो भागों में विभाजित है, 29-1 और 29-2। 29-1 हमारा कहता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बढ़ाकर या फिर बनाए रखने का अधिकार है। ठीक है, सभी नागरिकों को क्या? अपनी भाषा लिपि बनाए रखने का अधिकार है। भाषा लिपि संस्कृति का अधिकार। ठीक है, उसके बाद में जो 29-2 है, 29-2 हमारा क्या कहता है कि राज्य के द्वारा जो घोषित राज्य है, राज्य द्वारा घोषित या राज्य की सहायता से जो संचालन हो रही है किसी संस्था या शिक्षा संस्था में प्रवेश करने के लिए, किसी भी नागरिक को उसकी धर्म, जाति, वंश के आधार पर रोका नहीं जाएगा। सीधे याद करो, राज्य द्वारा चलाई जा रही या फिर राज्य द्वारा सहायता प्राप्त। हमने राज्य की परिभाषा पढ़ी थी, उसमें जो भी राज्य के अंतर्गत आता उसमें क्या होगा? किसी भी नागरिक को उसकी भाषा, धर्म, जाति और वंश के आधार पर भेदभाव या नहीं करेगा, या फिर उन्हें वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये हमारा 29-2 कहता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो 29-2 के अनुसार राज्य द्वारा संचालित या राज्य सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से किस आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा? तो धर्म के वंश, मूल वंश, जाति, भाषा, या फिर उपयुक्त सभी। तो अभी अभी हमने इसकी डेफिनेशन देखी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्पसंख्यक को अपनी पसंद की शिक्षण संस्था स्थापित
और प्रशासित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो अभी हमने देखा था, तो ये आर्टिकल 29 क्या बोलता है? अल्पसंख्यक को वर्ग के हितों का संरक्षण। लेकिन आर्टिकल 30 बोलता है कि अपनी पसंद की शिक्षण संस्था स्थापित कर सकता है और उसको प्रशासन करने का अधिकार है। 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार। और आर्टिकल 35 कहता है हमारा संसद की विधि बनाने की शक्ति। ठीक है, तो आर्टिकल 30 क्या क्या कहता है कि आर्टिकल 30 में दो चीजें दी गई हुई है, 30(1) और 30(2). पहले हम 30(1) को देखते हैं। 30(1) क्या कहता है कि इसमें धर्म और भाषा के आधार पर सभी जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसे अपनी रुचि की शिक्षण संस्था स्थापित करने का और प्रशासन करने का अधिकार है। ये जो बात लिखी गई है, शिक्षण संस्था स्थापित करना और उसे प्रशासन करना, उस और उसे प्रशासित करने का अधिकार है, ये किस में कहा गया? 30(1) में कहा गया। जबकि 30(2) क्या कहता है? 30(2) कहता है कि राज्य, धर्म या भाषा के आधार पर किसी शिक्षण संस्थान की सहायता देने से भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। 30(2) क्या कह रहा है कि जो राज्य, धर्म या भाषा के आधार पर किसी भी शिक्षण संस्थान को सहायता देने से भेदभाव नहीं करेगा। जैसे जो राज्य है, सभी धर्मों को सहायता दे रहा है, लेकिन कोई ऐसा धर्म या जाति या फिर वर्ग के लोग आते हैं जिसमें राज्य उन्हें मना नहीं बोल सकता। ठीक है, उन्हें बोल नहीं सकता मना। तो ये किसका अधिकार होगा? ये हमारा 30(2) में कहा गया है। ठीक है, तो दो चीजें याद रखना है। 30(1) में शिक्षण संस्था स्थापित करना और उनका प्रशासन करने का अधिकार किसका? अल्पसंख्यकों का। और दूसरा है राज्य, जाति या धर्म के या फिर किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, मतलब उन्हें मना नहीं बोलेगा। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है। इससे पहले दोस्तों, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की, तो हमारी ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें आपको 30 टेस्ट मिलेंगे मात्र 21 रुपए में। इसमें आपको 18 टेस्ट टॉपिक वाइज मिलेंगे और 12 आपको मिलने वाली है एफएलटी। ठीक है। इसके अलावा आप पॉलिटी की से यूजीसी नेट करना चाहते हैं तो इसकी भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जिसमें 30 टेस्ट उपलब्ध है जो मात्र 21 रुपए में मिलने वाले हैं। ठीक है, और सेम है 18 टेस्ट और 12 एफएलटी। 18 टेस्ट होंगे टॉपिक वाइज या फिर यूनिट वाइज बोल रहे हैं मैंने। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को विशेष रूप से संबंधित है? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक से किससे संबंधित है? 29, 30(1), 32 या फिर 23? 23 में हमने क्या देखा था? क्या देखा था आप बताइए मुझे कमेंट में। 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार। 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है। 29 में 29(1) में क्या था? बताइए, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। ठीक है। और लेकिन 30(1) क्या बोलता है कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को विशेष रूप से अधिकार है उनको शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का और उसका प्रशासन करने का। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को सहायता प्रदान करने में के मामले में राज्य की क्या भूमिका है? तो देखो, राज्य क्या करता है? राज्य केवल बहुसंख्यक संस्थाओं को सहायता दे सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। केवल धार्मिक संस्थाओं को सहायता देगा, तो यह भी बिल्कुल गलत है। अल्पसंख्यक संस्था को सहायता नहीं दे सकता, तो ये भी गलत है। देखो, ये क्या करेगा? सहायता देते समय अल्पसंख्यक संस्था होने के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, जैसा कि हमने 32 में पढ़ा है। राज्य क्या है? किसी भी अल्पसंख्यक संस्था होने के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। किस लिए? संस्थाओं को सहायता प्रदान करने, मतलब कुछ सहायता, आर्थिक सहायता या फिर सामाजिक जैसी भी सहायता में मना नहीं करेगा, कि ये सोचकर कि ये सिर्फ
अल्पसंख्यक समुदाय की संस्था है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? आत्मा और हृदय कहा है। तो आर्टिकल 14 हमारा किससे संबंधित है? समानता का अधिकार। आर्टिकल 29 हमारा सॉरी 29 19 किससे संबंधित है? हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 21 प्राण एवं देह की स्वतंत्रता या फिर जीवन जीने का अधिकार। आर्टिकल 32 हमारा संवैधानिक उपचार अधिकार है। इसके बारे में जो हमारा भीमराव अंबेडकर जी ने इसे आत्मा और हृदय कहा है। इसके अलावा कहा है कि यदि मुझसे कोई पूछता है कि सबसे अच्छा अनुच्छेद कौन सा है, या फिर संविधान में कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो इन्होंने कहा था कि मैं आर्टिकल 32 के अलावा किसी का भी नाम नहीं लूंगा। तो संवैधानिक इस किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर ने। आत्मा और हृदय किसे कहा है? आर्टिकल 32 को कहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप ऐसे ऐसे ही आप तैयारी कर रहे हैं और अपनी वोकेबलरी मजबूत करना चाहते हैं, तो हमारा इंस्टाग्राम चैनल है बिंदास लर्निंग के नाम से, आप उससे जुड़ सकते हैं। आपको वहाँ पर ए से जेड तक अभी डेली वोकेबलरी पोस्ट चालू है, जिसमें आप डेली 60 से 80 पोस्ट अल्फ़ाबेट वाइज रहेगी, आप वहाँ से याद कर सकते हैं। फिर इसके अलावा और भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को क्या मजबूत कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए 97 53 40 34 24, या फिर 9753403424 पर। अगला हमारा क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रेट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो ये जो शक्ति है हमारी, देखो आर्टिकल 226 तो पहले बात तो हमारा मौलिक अधिकार है नहीं, तो ये वहीं कट हो जाएगा। और इसमें जो शक्ति है वो है हाईकोर्ट की शक्ति है। रेट जारी करने की तो शक्ति है, लेकिन किसकी? हाईकोर्ट की है। आर्टिकल 33 क्या बोलता है? मार्शल लॉ बोलता है। ठीक है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 30 अभी हमने देखा अल्पसंख्यक से संबंधित है, अल्पसंख्यक के शिक्षण संस्थान से। तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे चार भागों में बांटा गया है: 32(1), 32(2), 32(3) और 32(4। तो 32(1) क्या कहता है? 32(1) क्या कहता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप सीधे कहा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यह हमारा 32(1) कहता है। 32(2) 5 तरह की रेट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। ठीक है। इस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। 5 रिट कौन कौन सी है? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, या फिर जिसे हम हेबियस कार्पस बोलते हैं। दूसरी है मेंडेमस या फिर परमादेश। तीसरी जो हमारी रीट है वो है प्रतिषेध या फिर प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। चौथी हमारी जो रीट है वो है उत्प्रेषण। और पांचवी जो हमारी रीट है को वारंट अर्थात अधिकार प्रच्छा। देखो, बंदी जो प्रत्यक्षीकरण है वो क्या वो कहता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण कहता है कि इसमें पहला तो इसका अर्थ जान लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है किसी को बंदी बनाना, या फिर उसका शरीर प्राप्त करना, या फिर बंदी बनाना। यह उन व्यक्ति को विरुद्ध जारी की जाती है जिसने किसी को बंदी बनाया है, चाहे वह गवर्नमेंट संस्था हो या फिर प्राइवेट संस्था हो। ये दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है, और उन्हें यह संदेश देती है कि जिस व्यक्ति को आपने बंदी बना रखा है उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करें। ठीक है। उसके बाद फैसला किया जाएगा कि उसका क्या करना है, जो बंदी बनाया है। अगर उसने कोई अपराध किया तो उसकी सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं कि खुद ने बंदी बनाकर रख लिया और वही सजा दे रहा है, तो ये इसमें नहीं आएगा इसके अंतर्गत। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गई। परमादेश का अर्थ होता है कि आदेश देना। यह क्या है? एक न्यायिक रीट है। ठीक है। परमादेश का अर्थ होता है कि आदेश देना। सॉरी, ये वाली न्यायिक रीट नहीं है। परमादेश का अर्थ होता है कि आदेश देना। मान लो कोई ऐसा ऑफिसर है जो कि
जिसे कोई काम सौंपा है और वो उस काम को कर सकता है, लेकिन काम को कर तो सकता है लेकिन वो मना कर देता है कि मुझे ये काम नहीं करना है। तो उसके विरुद्ध ये परमादेश आदेश रिट जारी की जाती है। ये जो परमादेश रिट है वो कुछ व्यक्तियों के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती, जैसे प्रेसिडेंट और जो हमारे गवर्नर हैं उनके विरुद्ध अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के गठन के लिए यानी कि पालन के लिए नहीं की जा सकती। उसके अलावा प्राइवेट कंपनी के विरुद्ध नहीं की जा सकती। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है वो सभी के विरुद्ध जारी होती है, याद रखना। या फिर न्यायाधीश के विरुद्ध भी नहीं की जा सकती। तीसरी और चौथी जो हमारी रीट है ये दोनों कैसी, न्यायिक रीट है। प्रतिषेध नीट क्या बोलती है? प्रतिषेध नीट बोलती है, इसका अर्थ होता है रोकना। मतलब जो वरिष्ठ न्यायालय, जैसे कोई सा भी उच्चतम न्यायालय, उसने उसके अधीनस्थ न्यायालय ने, मतलब ये जो क्या होता है, उच्चतम न्यायालय अपने अधीन में जो न्यायालय है, उसके विरुद्ध जारी करता है, ये याद रखना। प्रतिषेध उच्च न्यायालय, मतलब उच्चतम न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के अधीन जारी करता है। जब कोई अधीनस्थ मतलब उसके अधीन काम करने वाला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है या फिर प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन करता है तो ये रिट जारी करते हैं। जैसे इसका अधिकार है इस क्षेत्र तक, लेकिन इसने क्या अपने क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय ले लिया है, तब यह रिट जारी की जा सकती है। या फिर न्याय का उल्लंघन कर दिया है, तब यह रिट जारी की जा सकती है। कौन सी? प्रतिषेध वाली। उत्प्रेषण भी एक न्यायिक रीट ही है। यह वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को जारी की जाती है। इस रेट में क्या होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में चलने वाले जितने भी वादे या वादे या फिर मुकदमे हैं को वरिष्ठ न्यायालय के पास भेजने के सिफारिश की जाती है, फिर आदेश दिया जाता है। सिफारिश तो नहीं करेंगे, आदेश ही देंगे, क्योंकि वो ऊपर वाला न्यायालय मतलब वरिष्ठ न्यायालय है। ठीक है। जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकारिता के बाहर जाकर निर्णय दिया हो या निर्णय में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ। अब देखो ये दोनों न्यायिक रीट तो है जो कि वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी की जा सकती है, अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जा सकती, लेकिन दोनों सेम है तो हम ऐसे कैसे याद करेंगे। लेकिन देखो इनमें एक छोटा सा डिफरेंट है। जो अगर कोई जो अधीनस्थ न्यायालय है ऐसे मामलों की सुनवाई करता है जिस पर उसे अधिकारिता प्राप्त नहीं है, मतलब उसका अधिकार नहीं है, फिर भी वो उस पर क्या फैसला कर रहा है, फिर उस पर सुनवाई कर रहा है, तो उसके विरुद्ध कौन सी प्रतिषेध रिट जारी होगी। लेकिन कोई अधीनस्थ न्यायालय मुकदमे की सुनवाई तो पूरी कर चुका है और निर्णय भी दे चुका है, जब कौन सी उत्प्रेषण रिट जारी होगी। सुनवाई कर रहा है तो प्रतिषेध, और मुकदमा खत्म हो चुका है, मतलब निर्णय दे दिया है, तब कौन सी रिट जारी होगी, उत्प्रेषण। और अधिकार परीक्षा से है कि अधिकार पूछना कि आपका क्या अधिकार है। मतलब जैसे कोई व्यक्ति इलीगल तरीके से किसी पोस्ट पर, जैसे अभी बीच में हुआ था कि एक व्यक्ति था जिसने क्या फर्जी आईपीएस बन के सब जगह की यात्रा कर ली थी, उसको सब वही समझने लगे थे। तो वैसे ही इसमें होता है कि अगर कोई अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर, सॉरी, जो उसके पास शक्ति नहीं है उसको धारण कर लेता पद को, तब ये रेट जारी की जा सकती है। कौन सी? प्रतिषेध रेट, सॉरी, अधिकार प्रच्छारित। ठीक है। तो ये हमारा हो गया आर्टिकल 32 की चारों रीट है। आर्टिकल 33 संसद को शक्ति प्रदान करता है, याद रखना। नहीं, आर्टिकल 32(3) संसद को शक्ति प्रदान करता है, अभी हम आगे देख लेंगे ये। किसी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जारी की जाने वाली रीट कौन सी है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ये अभी हमने देखा था। प्रतिषेध न्यायिक रीट है, परमादेश आदेश देती है अपने काम को करने के लिए। अधिकार परीक्षा पूछते कि आपका अधिकार क्या है जिससे आपने ये पद ज्वाइन किया है। सार्वजनिक अधिकारों को उसके वैधानिक कर्तव्यों का पालन करने का आदेश किस रीट के दौरान दिया जाता है? तो यह परमादेश। उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी होने वाली या फिर जारी की जाने वाली रीटों के संबंध में कुछ विचार है तो आप बताइए। आर्टिकल 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय रीट जारी कर सकता है, तो बिल्कुल सही है। आर्टिकल 32 का उद्देश्य मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन है, तो यह भी बिल्कुल सही है। आर्टिकल 32 एक मौलिक अधिकार है, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका
सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा हमारा 1, 2, 3। ठीक है, आते हम आगे बढ़ते हैं। सशस्त्र बलों को सदस्यों सदस्यों के मौलिक अधिकारों में संसद किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिशत या फिर रूपांतरण या फिर उपांतरण करती है? तो देखो, 32 जो है हमारा रीट या फिर संवैधानिक उपचार से संबंधित है। आर्टिकल 33 हमारा सशस्त्र बल से संबंधित है। आर्टिकल 34 हमारा मार्शल लॉ से संबंधित है। आर्टिकल 35 हमारा संसद की विधि बनाने की शक्ति से संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल 33 क्या बोलता है कि इसके अंतर्गत जो सशस्त्र बल है, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, खुफिया एजेंसी एवं इनके जो मूल अधिकार हैं उन पर युक्तियुक्त प्रबंधन लगा सकने के लिए है। यह व्यवस्था उद्देश्य उनके समुचित कार्य करने और उनके बीच अनुशासन बनाए रखना है। इसका उद्देश्य क्या है? अनुशासन बनाए रखना। जो सशस्त्र बल है उनके बीच अनुशासन बनाए रखना, मेन तो यही इसका काम है। देखो, यह विधि कौन, इसके संबंध में विधि सिर्फ संसद बना सकती है, राज्य की विधानमंडल नहीं। ठीक है, आर्टिकल 34 मार्शल लॉ, मतलब जैसे हम वो लगाते ना सैन्य शक्ति वाला, सेना विधि या सैन्य शक्ति, मार्शल लॉ लगाता है यह किस आर्टिकल 34 में। आर्टिकल 35 का संसद की विधि बनाने की, मतलब संसद कानून बना सकती है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर। मार्शल लॉ लागू होने की स्थिति में संबंधित प्रावधान कौन सा है? तो आर्टिकल 34 है। मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ विषयों पर कानून बनाने की शक्ति आर्टिकल 35 में है। 32 संवैधानिक उपचार, 33 सशस्त्र बल, 34 मार्शल लॉ और 35 कानून बनाने की शक्ति। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? तो देखो, 23 मानव दुर्व्यापार और सुमेलित नहीं है। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन हमें ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो गलती हो जाती है। 23 मानव व्यापार, दुर्व्यापार और बेगार का निषेध करता है, तो बिल्कुल सही है, अभी हमने देखा था। 24 बालकों को कारखानों, खानों आदि के नियोजन का निषेध करता है, तो बिल्कुल सही है। और ये दोनों किससे संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार, बिल्कुल सही है। लेकिन जो आर्टिकल 35 है उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों को प्रवर्तन हेतु रेट जारी करता है, तो ये बिल्कुल गलत है। यह कौन करता है? 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के संबंध में रेट जारी कर सकता है। लेकिन 35 में क्या है? संसद की कानून बनाने की शक्ति। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमने आर्टिकल 23 से आर्टिकल 35 तक देखा। 23 में क्या था, हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि यही लिखा, मानव दुर्व्यापार, बेकार श्रम। और 24 में कारखानों में काम करना। 25 से 28 हमारा था धार्मिक स्वतंत्रता। 25 में अंतकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानना, आचरण और उसका प्रचार करने का अधिकार। 26 में प्रबंधन धार्मिक संस्थाओं का। 27 में कर या पेमेंट के बारे में मनाही। 28 में शिक्षण संस्थान। 29 में अल्पसंख्यक से संबंधित है, 29 और 30। 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 30 में क्या था हमारा? इस प्रशासन करने का अधिकार, शिक्षण संस्था स्थापित करना और प्रशासन करने का उनका अधिकार। 31 जो हमारा आर्टिकल जिसमें संपत्ति का अधिकार था, उसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या निश्चित कर कर एक मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया, जो कि 300A में है अब वर्तमान में। और आर्टिकल 32 हमारा क्या जारी कर सकता है? रेट जारी करता है, मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 33 हमारा सशक्त सॉरी सशक्त हाँ सशक्त सैन्य बल से संबंधित है। 33 जो हमारा मार्शल लॉ से संबंधित है। और 33 से 34 मार्शल लॉ, और 35 जो हमारा है किससे संबंधित है? संसद की कानून बनाने की शक्ति। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे आर्टिकल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आर्टिकल 23 से 35 तक देखे हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर आप ये क्लास रेगुलर कंटिन्यू करते हैं तो आपका इससे हर चीज़ कवर हो जाएगी। ठीक है, अब मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।
मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद। जय भारत। जय मध्य प्रदेश।